सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आनंद मार्ग में। दर्शकों, अगर आप भी आनंद मार्ग से जुड़ना चाहते हैं कि आनंद मार्ग में निहित बातों को समझते हुए जीवन दर्शन में उतारे, जीवन को सफल और सार्थक बनाए, तो आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक कष्ट करना होगा, टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करना होगा, आचार्यों से मिलना होगा, जानना होगा कि किस तरह से आनंद मार्ग की बातों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को तो सफल किया ही जा सकता है, साथ ही साथ आप अपना भला करके दूसरों का भी उद्धार कर सकते हैं। और जब आप दूसरों का उद्धार करेंगे तभी समाज का उद्धार होगा। हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी। सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर काफी जिज्ञासा है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी सभ्यता का निर्माण किस तरह से हुआ, हमारी सभ्यता विकसित कैसे हुई, और क्या जिस जीवन शैली में हम चल रहे यही हमारी सभ्यता थी, यही हमारी संस्कृति है। इन सब विषयों पर जानेंगे और बात करेंगे आचार्य जी से। एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगी, अगर आप आनंद मार्ग से जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए, जानिए, समझिए और जुड़कर इसका फायदा जरूर उठाइए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं सभ्यता को लेकर। आचार्य जी, सभ्यता और संस्कृति दोनों को किस तरह से देखा जाए, किस तरह से आंका जाए, और आनंद मार्ग क्या मानता है, सभ्यता क्या है, किस तरह से हमारी सभ्यता का विकास हुआ? आज जिन चीजों पर अभी हम प्रकाश डालने जा रहे हैं वो है सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जी। मनुष्य अपने को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त करता है। जब खुश होता है तो हंसता है, जब दुखी होता है तो रोता है, खुश होता है तो नाचता भी है। तो मनुष्य की बहुत प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं। तो हमारी जितनी अभिव्यक्तियां हैं जी। वो सबके सम्मिलित रूप को हम कहते हैं कल्चर। और जब ऐसा हमारी अभिव्यक्ति, ऐसी अभिव्यक्ति जिससे दूसरों को नुकसान होगा, उस पर जब हमारा कंट्रोल रहे, संयम रहे, उसको कहते हैं सभ्यता। तो ऐतिहासिक तौर पर, कलेक्टिव तौर पर जब कोई एक सभ्यता आई है, जो कि इतिहास में 21 प्रकार की सभ्यताएं आई हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन सिंधु घाटी में पली पनपी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, मायन सिविलाइजेशन इत्यादि इतिहास में 21 प्रकार की सभ्यताओं का विकास हिस्टोरियन ट्वाइनबी ने उल्लेख किया। अच्छा। और उन्होंने कहा है, जो बहुत लोगों ने इसको माना है, इसमें तथ्य भी है, कि सभ्यता बनती और बिगड़ती है चैलेंज और रिस्पांस से। जब समय के चैलेंज को कोई युग, कोई सभ्यता निभा नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं करती, तो सभ्यता खत्म हो जाती है। तो अगर चैलेंज बड़ा रहा और रिस्पॉन्स कमजोर रहा तो सभ्यता खत्म हो जाती है। लेकिन अगर चैलेंज रहा और रिस्पॉन्स उससे तगड़ा रहा तो नई सभ्यता का जन्म होता है। और कहते हैं कि जब वो पुरानी सभ्यता जो खत्म हो रही है जी। उसके डाइंग सिविलाइजेशंस के डेब्रिज पर, खंडहर पर नई सभ्यता की नींव पड़ती है। जैसे कोई पुराना खंडहर किसी को मिला, उसमें से कुछ न कुछ तो बिल्डिंग मटेरियल मिलता है नए मकान के लिए। तो पुरानी चीजों से भी नई सभ्यता को बल मिलता है। जैसे रोमन सिविलाइजेशन एक सभ्यता थी और उनका रोमन लॉ बहुत ही विकसित लॉ था। आज भी रोमन्स के प्रति पूरा विश्व ऋणी है। जी। पूरे संसार में जो लॉ की पढ़ाई होती है उसका श्रेय
रोमन्स को जाएगा। माने इतना डेवलप उनका लॉ का सिस्टम था, जुडिशियल सिस्टम था। इजिप्ट की सभ्यता आज नहीं है जी। लेकिन उनका जियोमेट्री का ज्ञान आज भी, पिरामिड 7 आश्चर्यों में दुनिया में से एक आश्चर्य है कि गीजा के मरुस्थल में जहाँ कहीं भी वैसे ब्लॉक्स नहीं है, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स 300 फीट ऊपर कैसे जा करके और चढ़ करके उसके मस्तूल पर पहुंचा होगा। इतना ब्लॉक, कोई क्रेन नहीं, कोई कैसा नहीं, कैसे बनाया। और आज भी उसमें बैठ करके आप देख सकते हैं, कोई संतरा रख दीजिए तो कुछ दिनों के बाद में सूख जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। और उसका एंगल, ध्रुव तारे का एंगल है कि कोई चीज अंदर में रहेगी वो सड़ेगी नहीं, सूख जाएगी। मम्मी वाला उनका साइंस वही है कि डेड बॉडीज उस समय बड़े बड़े लोगों के रखे जाते, पिरामिड बना करके, जो पत्थर बन जाते थे लेकिन सड़ते नहीं थे। ऐसे हर सिविलाइजेशन से कुछ न कुछ इतिहास को मिला है। तो चैलेंज और रिस्पॉन्स ही सभ्यता को बनाता और बिगाड़ता है। जिस सभ्यता से आज हम गुजर रहे हैं ये औद्योगिक सभ्यता है, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में। लेकिन एक ठीक प्रकार से हम नहीं कह सकते कि इस सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन आज इस सभ्यता को हम लेके जी रहे हैं इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो मैंने भी इस पर कुछ विचारा कि सभ्यता की शुरुआत कब हुई होगी। प्राचीन जितनी सभ्यताएं हैं सबने परमात्मा को किसी न किसी रूप में माना है जी। लेकिन एक इतिहास का एक ऐसा पॉइंट है, पहला पॉइंट है 1492 1492, जब कोलंबस अमेरिका की खोज किया, और 1498 जब वास्को डी गामा भारत की खोज किया, कैलिकट के कोस्ट पर, भारत के पश्चिमी कोस्ट पर पहुंचा जी। जब ये समुद्र के रास्ते ये दोनों आदमी समुद्र पार करके आए तो इन्होंने परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि इन लोगों ने अपनी पीठ थपथपाई और सोचा कि हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया। उसी दिन से आदमी का रास्ता बदला। भगवान में विश्वास छोड़कर आदमी अपने पर विश्वास किया, प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश करते जा रहा है। आज हम साइंस के इस युग में जी। ऐसे कगार पर पहुंचे हैं जहां हमने साइंस ने टेक्नोलॉजी दिया और उस टेक्नोलॉजी को हम इंडस्ट्री में उतारे। अब पूरे संसार में आराम फैला, शरीर को आराम दिया, लेकिन हमसे एक चीज छीन लिया है और वो है सुख, अमन, चैन, और हमको दे गया बदले में स्ट्रेस। इसलिए आदमी आज का निराश है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, किसी जीवन में अगर हम देखते हैं तो आशा नहीं, निराशा ही निराशा है। तो आज के सिविलाइजेशन की अगर हम कहें कि उपज क्या है तो वह है निराशा। इसलिए को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव ने, आनंद मार्ग के प्रवर्तक ने, भगवान आनंद मूर्ति जी ने कहा कि अगर हमको इस सभ्यता को जिंदा रखना है तो किसी भी सभ्यता को जिंदा रखने के लिए 3 चीजें हैं। वो है अस्थि, भाति और आनंद जी। अस्थि है कि हम हैं, तो हमारा अस्थि, हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में नहीं है। इस धरती का स्वरूप बदलता रहता है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से हमारा अस्तित्व तो खतरे में नहीं है। अगर यहाँ हम खतरे में पड़ जाएंगे तो परमात्मा हमारे रहने की व्यवस्था कहीं न कहीं अपने ब्रह्मांड में कर देगा, क्योंकि सृष्टिकर्ता, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, आदमी को कंट्रोल करने वाला वही नियंता। इसलिए हमारा अस्तित्व खतरे में नहीं है। दूसरा है विकास के जो 6 फैक्टर्स हैं, 6 तत्व हैं, उनको कहते हैं भाति के फैक्टर। यही कोई सभ्यता का निर्माण करते हैं, विकास करते हैं। अगर ये 6 फैक्टर रहता है तो सभ्यता बनती है, अगर ये 6 फैक्टर में से कोई फैक्टर नहीं है तो सभ्यता बिगड़ती है। वो है, पहला है आध्यात्मिक दर्शन जी। कोई भी सभ्यता आज जिस औद्योगिक सभ्यता से हम गुजर रहे हैं, आज कोई जीवन दर्शन नहीं है जी। जीवन दर्शन उसको कहते हैं कि जन्म से लेकर के मरण तक हमको गाइडेंस दे सके, इस प्रकार का दर्शन नहीं है। दर्शन के नाम पर बहुत दर्शन, भारत में खट दर्शन है,
वेस्ट में भी सुकरात से लेकर और बर्ट्रैंड रसल तक दर्शन भरे हुए हैं। जी जी। ईस्ट में कपिल के सांख्य से लेकर वादरायण व्यास के ब्रह्मसूत्र तक दर्शन खड़ दर्शन है। लेकिन तब भी इन दर्शनों की कमियों से जीवन को दर्शन आज नहीं मिल रहा है। एक दर्शन की जगत में एक अभाव हो गया है। चलिए आचार्य जी, लगातार हमारी चर्चा चल रही है और हम अब बात कर रहे हैं औद्योगिक सभ्यता को लेकर। किस तरह से इस सभ्यता को समझा जा सकता है, कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये भी आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं। ग्लोबल हेडक्वार्टर्स आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254 260248, 09431 103725. Our website www.amps.net.in. Camp office मधु मंजूषा, हेहल, रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725. Delhi office D41 South Extension Part 1, New Delhi 110049. Phone numbers 01124643344, 09818927367, 09999987923. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद मार्ग में लगातार हम आचार्य जी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। सभ्यता को लेकर हमारी चर्चा चल रही है और हम चर्चा कर रहे हैं औद्योगिक सभ्यता को लेकर। आचार्य जी, अगर औद्योगिक सभ्यता की आप बात कर रहे थे, औद्योगिक सभ्यता में आपने ही बताया कि व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, प्रॉब्लम्स में रहता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा, उसके पास संपूर्ण जीवन दर्शन मौजूद नहीं है। इस सभ्यता को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता है? इस इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने हमको इंडस्ट्री दिया जी, और इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए अब हमको चिंता हो गई कि इसको कैसे चलाएं। जी जी, तो उसके लिए हम पैदा कर रहे हैं इंजीनियर्स, मैनेजर्स और आर्टिजन्स, यही ना पैदा कर रहे हैं जी। हमारी सारी एनर्जी इसी में लगी हुई है कि हम आदमी को पूर्ण आदमी नहीं बनाने का चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए दर्शन भी नहीं है, पूर्ण दर्शन नहीं है। लेकिन हमारी चिंता और सारी एनर्जी इसी में लग रही है कि हमको अधिक से अधिक इंजीनियर कैसे मिले, मैनेजर्स कैसे मिले, आर्टिजन्स कैसे मिले, इसमें लगे हुए हैं। तो जो हम
हमारी आदमी बनाने की प्रक्रिया थी प्राचीन सभ्यताओं में कि हम पूर्ण आदमी बनाते थे जी। हमारे गुरुकुल्स में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, विश्वविद्यालयों में पहले ये पूर्ण आदमी की कल्पना थी, उसका निर्माण करते थे। वो प्रोसेस बंद हो गया। हम आदमी के बदले, अच्छे आदमी के बदले इंजीनियर बना रहे हैं। और ये चिंता नहीं है कि अच्छा इंजीनियर बने, स्किल्ड इंजीनियर के साथ अच्छा इंजीनियर, अच्छे मैनेजर के साथ, स्किल्ड मैनेजर के साथ साथ, कुशल मैनेजर के साथ साथ अच्छे मैनेजर्स बनाए। सब जगह इंडस्ट्री में ये लोग चाहिए। एक बार मैं नोएडा में किसी इंडस्ट्रियल हाउस को एड्रेस कर रहा था, तो मालिक ने परिचय दिया कि हमारे, आपके सामने स्वामी जी, 138 फॉरेन क्वालिफाइड मैनेजर्स बैठे हुए। मैंने कहा कि इसमें मैनेजर्स तो हैं, इसमें अच्छे आदमी कितने हैं? तो तत्काल उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा कि एक भी नहीं। तो मैंने कहा कि आपकी इंडस्ट्री का भविष्य क्या है? बोला यही तो सोचता हूं। तो ये अच्छे मैनेजर कहां से बनेंगे? तो जब तक जीवन को दिशा देने वाला एक दर्शन नहीं हो, जिसका आज अभाव हो गया है, कि खर दर्शन में कपिल के सांख्य से लेकर के बादरायण व्यास के ब्रह्म सूत्र तक दर्शन तो है, लेकिन आज के लायक वो दर्शन नहीं है। मौजूद नहीं है। क्योंकि पिछली शताब्दी में 4 ऐसे महापुरुष आए जो हमारी दृष्टि बदल दिए। डार्विन के विकासवाद ने, तो जो हमारी पुरानी मान्यताएं थी, सेमेटिक बिलीफ्स थे कि दुनिया 6 दिन में बना और 7वें दिन सृजनहार ने आराम किया जी। उस मान्यता को बदल दिया डार्विन ने। तो उसको हमने कहीं दर्शन में जगह नहीं दिया। ऐसा दर्शन नहीं आया कि डार्विन के विकासवाद को ध्यान में रखते हुए दर्शन की आलोचना की हो। जी जी। दूसरा, मार्क्स ने इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन किया हिस्ट्री का, और आर्थिक जो हमारे प्रश्न थे जीवन के, उसका भी हल नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला। इसलिए दर्शन में इसका भी समावेश नहीं हुआ। तीसरे, आइंस्टाइन ने भी जगत को देखने की दृष्टि बदल दी। उन्होंने देखा कि एक छोटे से मास में अनंत ऊर्जा शक्ति छुपी हुई है, और उनका जो इक्वेशन था E=mc², उसने हमारे जगत के प्रति दृष्टि बदल दी। उसका भी समावेश दर्शन में नहीं हुआ। चौथा, फ्रायड के हमारे मन के ऊपर जो खोज थी उसमें, तो पहले काफी दिन तक साइकोलॉजी दर्शन का सब्जेक्ट नहीं था, अभी उसको मान्यता मिली। तो इन 4 महापुरुषों की जो विचार थे, इनकी जो खोज थी, उसका समावेश दर्शन में नहीं है। वो यही कारण है कि आज इस इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में एक पूर्ण जीवन दर्शन का अभाव है, इसलिए कहीं डायरेक्शन नहीं है। इसलिए इंजीनियर तो मिलेगा ही, और गारंटी नहीं है कि अच्छा इंजीनियर मिलेगा। आचार्य जी, आपने कहा कि डायरेक्शन ही नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जीवन दर्शन ही मौजूद नहीं है औद्योगिक सभ्यता के पास। तो इसे देखकर क्या लगता है, औद्योगिक सभ्यता अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी? इस प्रकार से इसका कोई इस रूप में भविष्य नहीं है। इस रूप में कोई भविष्य इस रूप में इस सभ्यता का कोई भविष्य नहीं जी। है। क्यों? कि व्यक्ति हार चुका है जी। हमारे पास प्लानिंग नहीं है सबके लिए। बड़े लोगों के लिए प्लानिंग है, सबके लिए प्लानिंग नहीं है। आदमी के लिए प्लानिंग नहीं है, लेडीज के लिए प्लानिंग नहीं है, बच्चों के लिए प्लानिंग नहीं है, बूढ़ों के लिए प्लानिंग नहीं है। इसलिए सबको मशीन के रूप में आज देख रहे हैं। मशीन के रूप में अगर देखेंगे तो हम भी तो मशीन बन गए। यही है कि हम अनास्था के शिकार हैं। इसलिए जीवन दर्शन हमारे जीवन की शुरुआत का पॉइंट और अंत लक्ष्य देगा। उसको जब अपनाएंगे तब जाकर के इस इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन तो इस रूप में नहीं रहेगी, एक नए सभ्यता का आरंभ होगा, जिसके लिए आनंद मार्ग काम कर रहा है कि हम एक नई सभ्यता कैसे देंगे, किन चीजों को लेकर के होता है। इसलिए ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आईसीयू में इसका धुक-धुकी चल रही है। अभी इसको पता नहीं है कि वाकई क्या होने वाला। अगर औद्योगिक सभ्यता की आचार्य जी बात की जाए तो क्या हम इसे अंतिम सभ्यता की संज्ञा दे सकते हैं? अगर मान लीजिए एटॉमिक वार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, कहा जाता है कि अगर 2012 में समाप्त होने वाला है समय, धरती समाप्त होने वाली है, कुछ परिवर्तन होंगे। आपने भी कहा था कि कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो
जिसमें परिवर्तन होगा, तो इसे किस तरह से देख सकते हैं? क्या इसे अंतिम सभ्यता मानी जाए? इस रूप में तो इस सभ्यता का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई आदर्श नहीं है। जी। इस रूप में यह सभ्यता नहीं रहेगी, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे परिवर्तन? परिवर्तन एक सभ्यता को बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन तत्वों की, जी जी। वो आएगा तो इसी सभ्यता के नींव पर एक नई सभ्यता की नींव पड़ेगी। वो होगी ग्रामीण सभ्यता, तांत्रिक सभ्यता, जो पूरे ग्लोब का विकास होगा, एक देश का नहीं, एक खंड का नहीं, एक समाज का नहीं, विश्व मानव को लेकर के, और वो होगी सभ्यता, उससे महाविश्व बनेगा। अब तक महाभारत तक हम आए हैं, उस सभ्यता में महाविश्व होगा, मनुष्य का एक परिवार होगा, मनुष्य की एक जात होगी, उसकी जात होगी मानव। जी। आचार्य जी, औद्योगिक सभ्यता को, औद्योगिक जो सभ्यता चल रही है उसके बारे में बात की जाए, वर्तमान पर हमने चर्चा की, भविष्य कैसा होने वाला है? अगर भविष्य वर्तमान जैसे कि आपने कहा कि प्रॉब्लम्स में है, खराब चल रहा है, तो आने वाली जो सभ्यता है, आने वाला जो भविष्य है औद्योगिक सभ्यता का, उसे बेहतर कैसे बनाया जाए? क्या उपाय किए जाए? चाहे व्यक्ति मनुष्य मात्र हो, चाहे जीव मात्र हो, क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन शुरू करेगा तभी उसके जीवन में हल्का हल्का परिवर्तन शुरू होगा और कहीं ना कहीं वो समाज का उद्धार करने में सहायक सिद्ध होगा। किसी भी सभ्यता के 3 बिंदु है, आरंभ, मध्य और अंत। जी। और ये चूंकि नदी घाटी से शुरू हुई है, हर सभ्यता आज तक नदियों की तरह से चली है। जैसे नदी के 3 स्टेज है, माउंटेन स्टेज, प्लेन स्टेज और डेल्टा स्टेज, वैसे ही सभ्यता के भी 3 स्टेज होते हैं। तो औद्योगिक सभ्यता भी डेल्टा स्टेज को पहुंच चुकी है। जी। इसलिए ये सभ्यता तो खत्म होगी और नई सभ्यता की नींव, नई सभ्यता इसी पुरानी सभ्यता के नींव पर बनेगी, इसी से मटेरियल लेकर के। तो वो मटेरियल होगा हमारा आज का आदमी, उसको नई दिशा दे करके, उसको तैयार करके नई सभ्यता के लिए तैयार करना होगा। जो हताश है, निराश है, उसको नई दिशा देने की आवश्यकता है। जी। धरती का कोई फ्यूचर नहीं, इको बैलेंस करा करके इस धरती को हम नए सिरे से डेंटिंग पेंटिंग करके इसको चलाएंगे, क्योंकि यहीं हमको रहना है। अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी, जीवन के प्रति, जगत के प्रति दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, समाज के प्रति सुविचार रखना पड़ेगा, छोटे बड़े का ध्यान रखना होगा, जी जी। कानून का पालन करना होगा, भगवान का जो दिया हुआ मौलिक नियम है उसको जीवन में धारण करना पड़ेगा। तब जाकर के इस सभ्यता का एक भविष्य है। अन्यथा अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, तो दृष्टि नहीं बदलेंगे, तो इसका कोई भविष्य नहीं है। ये निराशा की बात नहीं है, ये सावधानी की बात। बिल्कुल, और परिवर्तन की बात है। आचार्य जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि किस तरह से सभ्यता को विकसित किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। परिवर्तन संसार का नियम है, तो क्यों ना ऐसा परिवर्तन किया जाए जो आपके लिए भी बेहतर हो और हमारे समाज के लिए भी बेहतर हो। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, परिवर्तन समाज का नियम है, परिवर्तन आपके जीवन का भी नियम है। परिवर्तन कीजिए समाज में, अपने जीवन में, और जीवन का उद्धार कीजिए आनंद मार्ग से जुड़कर। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।